हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं। मार्च 2025 के जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने अपने पेड क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मार्च के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। डिटेल में तो पूरा क्लासेस में हम लोगों ने अपनी पेड क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने लगभग क्या मतलब कंप्लीट ही कर दिया है। तो वहाँ से मुझे जो लगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जरूरी एमसीक्यूज हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मार्च के, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज द आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों पर आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने से निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है। आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि महाराष्ट्र के कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उस पर कुछ एक जुर्माना लगाया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखो 4 स्टेटमेंट करके दे दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिंगल एक ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया गया क्योंकि लगभग तीन बैंकों पर आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी वगैरह लगाई हुई थी, तो इसको एक ही क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया है। पेनल्टी से क्वेश्चंस आते हैं, पेनल्टी का रीजन पूछा जाता है, कई बार पेनल्टी का अमाउंट पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों के मन में एक डाउट ये भी आएगा कि सर इतनी सारी पेनल्टीज लगती हैं तो हम कैसे कैसे क्या कितना याद करें। ठीक है, पढ़ाता तो मैं सब हूँ क्योंकि आईबीपीएस से कुछ भी पूछ सकता है तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो नेशनलाइज बैंक होती है ना उस पर आप लोग फोकस किया करो। जो बड़ी बैंक हैं जैसे पीएनबी, बीओबी, एसबीआई या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अगर इन पे कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, इन पे कोई रीजन, तो इसको इसको तो जरूर पढ़ लिया करो क्योंकि यहाँ से तो पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह से क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो जब भी आप लोग पढ़ाई करो, जब भी अपने नोट्स वोट्स बनाओ, तो पेनल्टी के लिए 4 से 10 पेज अलग से छोड़ दिया करो। वहाँ पर मंथ वाइज कौन कौन सी बैंक पे कितनी कितनी पेनल्टी लगाई गई और क्या क्या उसका रीज़न रहा है, उसके लिए आप वहाँ पे नोट डाउन कर लिया करो। तो एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए उसको याद कर पाना, उसको रिवाइज कर पाना उस समय आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार तो वीडियो नहीं देख पाओगे ना, तो कुछ एक नोट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 33.30 लाख रुपए का, ठीक है, लासाल गॉन मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए का और बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। और ये तीनों की तीनों जो बैंक हैं महाराष्ट्र बेस्ड हैं। पेनल्टी का ये क्वेश्चन है, तीनों के तीनों महाराष्ट्र बेस्ड हैं। और इसको भी एक बार आप लोग क्लास वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, सारी चीज़ें पढ़ लो आप लोग कि देखो वहाँ ये जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ बैंक और पेनल्टी बताई गई है, यहाँ पे उसका रीजन भी बता दिया है कि किस रीजन से पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है ना, किस रीजन से पेनल्टी लगाई गई है ये आपको बता दिया गया है। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 33.30 लाख का पेनल्टी लगाया गया। क्यों लगाया गया? बाई फॉर ब्रीचिंग प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग बीआर एक्ट 49 के कुछ एक प्रोविजंस थे जिसका ये पालन नहीं कर रहा था, इस वजह से इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। लासाल गांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक नासिक में है, इस पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? फॉर नॉट फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है ना, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है इनकम रिकॉग्निशन से रिलेटेड, एसेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और प्रोविजनिंग ऑफ यूसीबी से रिलेटेड जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करने के कारण इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। उसके इसी के साथ साथ बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक ये भी नासिक बेस्ड है, इस पर भी 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया। क्यों लगाया गया? इस पे लगाया गया पेनल्टी की जो आरबीआई के दिशा निर्देश है मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, उससे रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन ये नहीं कर रहा था, इस वजह से इस पे ये पेनल्टी लगाई गई है। बाकी बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 44A सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी के तहत में ये पेनल्टी लगाई गई है और सेक्शन 46(4) के सब क्लॉज 1 के तहत में ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये भी आप लोग पूछ लेना, कई बार पेनल्टी के अमाउंट पूछ लेते हैं, कई बार पेनल्टी का रीजन पूछ लेते हैं, कई बार अमाउंट और रीजन देके बैंक का नाम पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट के तहत में पेनल्टी लगाई गई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया रिसेंटली इन February 2025 रिन्यूड 75 बिलियन यूएसडी बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री। भारत ने भी हाल ही में फरवरी 2025 में किस देश के साथ 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा समझौते को नवीनीकृत किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है,
यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली ये एक ये समझो कि टू वे अरेंजमेंट होता है, जहां पर दोनों देश जो होते हैं वो यूएसडी के बदले में अपनी जो उनकी लोकल करेंसीज होती हैं उसको स्वैप करके अपना ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो ये होता है बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा जापान। ठीक है ना, ये अमाउंट भी याद रखना, 75 बिलियन यूएसडी के गए बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। बाकी जो चीज़ें बताया मैंने वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ये चीज़ आप लोग जान लो। ये अमाउंट याद कर लो, 75 बिलियन यूएसडी का बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। बाइलेटरल एग्रीमेंट होता क्या है ये भी बता दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में ये जो हुआ है 28 फरवरी 2025 से ये बाइलेटरल स्वैप जो है बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है ये 28 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल लॉन्च बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा वही पढ़ा रहा हूँ। बाकी काफी चीजें तो मतलब पेड क्लासेस में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वही यहाँ पे करा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, इसमें सेबी ने ना एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल सेबी ने एक लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। तो उस पोर्टल का नाम क्या है ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बॉन्ड सेंट्रल। बॉन्ड सेंट्रल नाम से सेबी ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया हुआ है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। ये चीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्लास चाहो तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। एक चीज ये आप लोग जान लेना कि ये जो है ये पोर्टल जो है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा गया है कि द पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल वो डेवलप किया गया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कंप्राइजिंग स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटर्स। ठीक है ना, तो बेसिक ये जो है ओबीपीपी एसोसिएशन ये हो गया, इसके साथ साथ में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। तो ये भी चीजें आप लोग जो है याद कर लेना। ठीक है ना, बेसिकली बॉन्ड एक सिंगल ये मतलब अगर हम लोग बात करें इसकी बॉन्ड सेंट्रल की तो बेसिकली एक सिंगल रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंडिया में इशू हुए सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। बस इतना इसमें समझो आप लोग। ठीक है, मेनली तो ये नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये जरूरी है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया ये भी जरूरी है। इसके की फीचर्स क्या है ये देख लो, ये भी आप लोग पढ़ लो एक एक करके। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, खुद से भी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग बताएं इसके की फीचर्स में क्या है तो कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्ड लिस्टिंग है, प्राइस कंपैरिजन टूल है, इसमें इन्वेस्टर सेंट्रिक इनसाइट्स इसमें मिलती हैं, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी है। मतलब कि वही है कि ये सभी एक्सचेंज और रिसीवर्स की कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्ड लिस्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, सभी प्रकार के जो भी सभी एक्सचेंज और इशूअर्स होते हैं उनका क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्ड लिस्टिंग प्रोवाइड करता है ये। प्राइस कंपैरिजन टूल भी इसमें मिलता है आप लोगों को, प्राइस कंपैरिजन टूल्स भी है इसमें, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के जो प्राइस हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के जो भी प्राइस हैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंडिसेस से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और जो दूसरे फिक्स्ड इनकम इंडिसाइसेस हैं उससे ये लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फीचर कई बार नहीं पूछा जाता लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में याद रहेंगे। इन्वेस्टर सेंट्रिक इनसाइट्स भी देता है ये, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, रिस्क असेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा इसमें, ठीक, इन सब के भी इनसाइट्स ये देता है। बाकी ट्रांसपेरेंसी तो इसमें मेंटेन होती है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐप के बारे में है। आप लोग ऐप इसकी डाउनलोड करिएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल यहाँ पे दिए गए हैं, रिवीजन पीडीएफ भी दी गई है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जाके देखेंगे यहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सीधे सीधे आप लोग परीक्षार्थी सर्च करेंगे, ठीक है, ये नाम लिखा है ना परीक्षार्थी, ऐसे एज इट इज आप लोग सर्च कर लेंगे तो प्ले स्टोर पे ही ऐप मिल जाएगा।
ठीक। इसके साथ साथ में आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। डेली आप लोग देखेंगे जब करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो डेली वन लाइनर के फॉर्मेट में सारा का सारा करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। फ्री वीकली टेस्ट वाला जो सेक्शन है, ये फ्री क्विजेस करके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो फ्री क्विजेस में आप जाएंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आपको डेली क्विजेज यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हैं। कंप्यूटर के डेली क्विजेज यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। और आने वाले टाइम पर हम लोग और भी सब्जेक्ट की क्विजेज जो है वो अवेलेबल आप लोगों के लिए कराने वाले हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देखिए जाइए। कम से कम क्विज वगैरह तो दीजिए ही आप लोग ना, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और पता चलता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, जहां से आप पढ़ रहे हो रिलेवेंट है कि नहीं है, कितनी तैयारी आपकी चल रही है। तो ये इस तरीके से आप लोग सारी चीजें यहाँ पे जाके कर सकते हो। और कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स भी यहाँ पे कर सकते हो। कोर्सेज वगैरह अगर परचेज करना तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द सेबी रिप्लेसिंग माधवीपुरी बच। माधवीपुरी बच की जगह पे सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जान लो कि जिसको भी अपॉइंट किया गया है वो सेबी के 11वें चेयरमैन है। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, पीओ क्लर्क में खासतौर से पूछ लिया जाता है कि सेबी का जो भी इसमें चेयरमैन है उनका नाम बता दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर के वो चेयरमैन है। ठीक है, तो 11th चेयरमैन है सेबी के। ये भी पूछ लिया जाता है, टफ करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, तो ये भी पूछ लेंगे कि किसको रिप्लेस किया। तो माधवीपुरी बच को रिप्लेस किया है कौन, बनाया किसको गया, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जी को अभी सेबी के 11वें चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया और इन्होंने माधवीपुरी बच जी को रिप्लेस किया हुआ है। इनके बारे में थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसको भी आप लोग पढ़ लो। सेबी के 11वें चेयरमैन ये बनाए गए हैं, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। माधवीपुरी बच को इन्होंने जो है अभी सक्सीड किया हुआ है, उनको रिप्लेस किया हुआ है। माधवीपुरी बच जी का कार्यकाल 1 मार्च 2025 को जो है अभी खत्म हुआ। ठीक है, और पांडे जी की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 12 अप्रैल 1988 को इसका सेटअप किया गया था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। ठीक है ना, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू। उसके बाद में 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट लाया गया। उसके बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल सेबीज न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कम इनटू इफेक्ट। क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ पे तो सब बढ़िया ही कराया जा रहा है, अच्छा है। डीप में पढ़ेंगे, सेबी की भी न्यूज आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, विशेष निवेश निधि यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सेबी का नया विनियामक ढांचा कब से प्रभावी होगा। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सेबी ने नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया हुआ था, वो कब से प्रभावी होगा यही इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग जान लेना। ये बात मानो कि ये बेसिकली सेबी सर्कुलर का क्वेश्चन है। सेबी ने सर्कुलर जारी किया हुआ है और सेबी के सर्कुलर से ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डीप में चलेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा और ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बनाने के लिए, ठीक है, एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया सेबी ने कि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है ये इसमें पूछा गया है कि उसके लिए जब फंड बनाने का फैसला लिया गया तो उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जारी किया, ये कब से लागू होगा। और जब ये फैसला लिया था सेबी ने, तब इसको मैंने क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है ना, तो सेबी ने अब क्या किया है कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जारी कर दिया है इसके लिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो रहा है। फ्रेमवर्क काफी बड़ा है, पिछली चीजें आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे अननेसेसरी नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसमें कई बार टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा सा ऐसे आपको मिल जाएगी, अभी मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी या नहीं समझ में आएंगी, तो उतना उलझने की जरूरत नहीं है। एग्जाम रिलेवेंसी मेंटेन करना है हमको। सेबी का कोई एग्जाम मतलब ऐसा हमको मास्टरी नहीं लेनी है, हमको बैंकिंग एंड फाइनेंस में पीएचडी नहीं करनी, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करना। तो जिस टर्मिनोलॉजी की जरूरत होगी, जहां पे जो चीजें एक्सप्लेन करनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। जहां पे कोई एक चीज नहीं समझ में आएगी उसको आप लोग इग्नोर कर देना, जरूरी नहीं है कि उलझना हो। ठीक है ना, अननेसेसरी उलझने की जरूरत नहीं, ना मुझे अपना ज्ञान देने की जरूरत है, ना आप लोगों को अपना उतना ज्ञान लेने की जरूरत है। जितने से एग्जाम निकल जाए उतना काम कर लो, दैट्स इट, और वो मैं करा दूंगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे जिक्र हो रहा है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, शॉर्ट में इसको हम लोग एसआईएफ बोलेंगे। ठीक है ना, पूरी क्लास में भी अब इस पूरे क्वेश्चन में जब जब मैं एसआईएफ बोलूंगा आपको समझ में आना चाहिए कि मैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ इसकी। अभी मार्केट में आप लोग देखोगे तो इन्वेस्टमेंट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है,
बहुत सारे तरीके हैं। जिनके पास में बहुत ज़्यादा फंड है, जिनके पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अच्छा पैसा है, वो एआईएफ में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। उसमें एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। और एआईएफ में बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। एआईएफ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, पीएमएस में भी कर दे रहे हैं। इसके अलावा लोग पीएमएस में भी इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब पीएमएस के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कॉर्पस जो होता है वो 50 लाख रुपए होता है, ठीक है ना, 50 लाख रुपए होता है, ठीक। तो समझना आप लोग, जो जो चीजें लिख रहा हूं समझना। एआईएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा होना चाहिए। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में मिनिमम कॉर्पस जो है, मिनिमम अमाउंट 50 लाख रुपए का होना चाहिए, ठीक। अब हमारे आपके जैसे जो लोग हैं ना, जिनके पास में ना तो 1 करोड़ रुपए है ना 50 लाख रुपए है, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग भैया एसआईपी में चले जाते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में चले जाते हैं। हम लोग एसआईपी कर लेते हैं, या फिर हम लोग लमसम कर लेते हैं, या फिर हम लोग लमसम कर लेते हैं, या फिर हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो अभी क्या है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू ही कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर करना है तो मिनिमम 1000 रुपए से आप जो है ना, मिनिमम 1000 रुपए से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम 1000 रुपए से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम अगर आपको करना है, लमसम अगर आप लोगों को करना है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप लमसम कर सकते हो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए करके आप लोग लमसम कर सकते हो, बल्क में इतना, ठीक। तो एक चीज आप लोग ये देखो कि यहाँ पे जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, या तो 1 करोड़ रुपए है, या तो फिर 50 लाख रुपए है, या तो फिर 1000 रुपए हो रही है, ठीक है। और लमसम में मान लो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, ठीक है ना, 5 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। 1000 से 5 लाख में भी बहुत गैप आ रहा है, और 50 लाख से 1 करोड़ में भी बहुत गैप आ रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग, समझना, यही पॉइंट समझने का है, ठीक है ना। आप लोग देखो कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में देखो बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा है। देखो ना, पीएमएस में 50 लाख, म्यूचुअल फंड में 1000, या तो फिर लमसम कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए, ठीक है ना। इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, 5 लाख और 50 लाख, ठीक है भाई। समझो आप लोग, पीएमएस के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड में क्या कहा जा रहा है, एसआईपी और लमसम दोनों आ जा रहा है। दोनों मिलाकर छोटे अमाउंट के लिए ही है ना भाई, छोटा ही अमाउंट तो है। 1000 और 5 लाख छोटा ही अमाउंट तो हो गया। 50 लाख हमारे पास में है नहीं, 5 लाख से ज्यादा अगर हो गए तो हम कर नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ हमारे पास में है नहीं, तो एक बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। तो इसी गैप को पूरा करने के लिए सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो एसआईएफ की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये एक प्रोडक्ट है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी होता है, उसी तरीके से ये सेबी का एक प्रोडक्ट है एसआईएफ। अब आपको समझ में आया होगा ना, सेबी का एक नया प्रोडक्ट है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और एसआईएफ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, एसआईएफ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो आप देखो ना कि इस 5 लाख और 50 लाख के बीच में 10 लाख की एक लिमिट आ गई कि नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो एसआईएफ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली, एसआईएफ जो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक प्रोडक्ट है, और इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 10 लाख रुपए की है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा, एसआईएफ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 10 लाख रुपए। अगर नहीं पढ़े रहोगे, नहीं सुने रहोगे, अभी मुरारी बापू की कथा तरीके से सुन रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में दांत निकाल के चले आओगे, गलत करके चले आओगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक। तो ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोडक्ट के लिए, इसी एसआईएफ के लिए सेबी ने अभी एक पूरा दिशा निर्देश जारी किया, ठीक है। अब कब से प्रभावी होगा, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक। तो ये चीज आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब जो एग्जाम पॉइंट है उससे ज्यादा जरूरी है, उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर ले रहे हैं तो मतलब सर्कुलर के पोर्शन में अलग से हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा की हाईलाइट दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे लिख के लाए हो। क्लास को पॉज करो, खुद से एक बार आप लोग पढ़ो, खुद से आप लोग एक बार जाके पढ़ो इसको, ठीक है। सारी चीजों को आप लोग खुद से एक बार पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। ये क्या है, ये एक नई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो कि म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में गैप को फिल कर रहा है, ठीक है ना। जो अभी समझाया था आपको वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रेमवर्क है, सेबी के द्वारा एक सर्कुलर जारी करके ये इशू किया गया था। अब जो सर्कुलर है उसका सेक्शन ऑप्शन क्या है ये भी देख लेना आप लोग, ये सेक्शन भी पूछा जाता है, इसके मतलब उसी सेक्शन के तहत में ये जारी किया गया है। और ये जो नया फ्रेमवर्क है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें जो आपको अभी बताया मैंने, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
अब क्या है इसमें, अब इसमें देखो कि हाइलाइट्स क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की गई है। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख रुपए का है, ठीक है ना। इसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का है। SIF, SWP, STP परमिटेड है, ठीक है। सब कुछ देखो एक बार ना, इसको क्लास को पॉज करके ना एक बार खुद से पढ़ लोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए की है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP, और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि STPs आर परमिटेड, ये इसके लिए परमिट है। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। थ्रेशोल्ड कितना है, 10 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड है, 10 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड है। और अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए से कम हो जा रहा है, तो 10 लाख रुपए से कम अगर हो जा रहा है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फ्लक्चुएशन के कारण, तो पूरी की पूरी राशि को जो है इन्वेस्टर कभी भी चाहे तो रिडीम कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, SIF के तहत एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में अपने NVA का जो है 25%, ठीक है ना, अपने NVA का 25% से जो है वो अधिक निवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 25% आप लोग याद रखो, ठीक, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखो। आगे अगर हम लोग बढ़े, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी यहाँ पे बात किया गया है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी बात किया गया है, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है वो जो है मेनली क्या करेंगे कि दो रूट से, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है वो दो रूट से SIF स्टेब्लिश कर सकते हैं। SIF स्टेब्लिश करने का मतलब सिस्टमेटिक SIF जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। और कब कर सकते हैं, अगर वो किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। पहला रूट क्या है, पहला रूट ये है कि जो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हैं उनके पास में मिनिमम 3 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। पहला रूट उनके पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हैं उनके पास में मिनिमम 3 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो। एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 10,000 करोड़ रुपए हो। ये दोनों साथ में ही है, ठीक है ना। रूट 1 रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, 3 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ रुपए का अगर है तो वो स्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा रूट जो है, दूसरा रूट ये है कि एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो कम से कम, उसमें 10 साल के एक्सपीरियंस वाला, कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस वाला है, उसके पास में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो, और एक एडिशनल फंड मैनेजर हो कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस वाला, कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस वाला, तभी जाके वो SIF को जो है वो स्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें ये आप लोग याद कर लेना, 15 डेज का जो नोटिस पीरियड है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। SIF जो है वो नॉन हेजिंग पर्पस की, अब देखो जैसे नॉन हेजिंग वगैरह आ गया ना, तो इसमें फिर थोड़ा सा ना मार्केट हमें समझना पड़ेगा, और उस मार्केट वार्केट समझने की जरूरत है नहीं, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, जितने से काम हो जाएगा उतना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। SIF नॉन हेजिंग पर्पस के लिए 25% तक, ठीक है ना, नॉन हेजिंग पर्पस के लिए 25% तक एक्सपोजर का उपयोग कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में। अब फिर से मैं बता रहा कि नॉन हेजिंग डेरिवेटिव इसमें सब में जाने की जरूरत नहीं, इससे आपका काम हो जाएगा। फंड के रिडेम्पशंस के लिए अधिकतम जो है 15 दिन का नोटिस पीरियड होगा, तो ये 15 डेज भी याद रखना, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज्यादा जरूरी लगी, वो सारी चीजें बताई गई। इसके नोट्स वगैरह भी अगर आप लोग बनाना चाहें ना तो बना लेना, नहीं समझ में आई होंगी चीजें तो थोड़ा सा क्लास को पीछे करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। जितनी जरूरत थी इस क्वेश्चन से संबंधित उतना समझा दिया गया, अदरवाइज अननेसेसरी फिर इसमें उलझने का कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि व्हिच रिपोर्ट launched by नीति आयोग in 2025 highlights the increasing financial participation of women in India। नीति आयोग द्वारा 2025 में लॉन्च की गई कौन सी रिपोर्ट भारत में महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी पर प्रकाश डालती है, ठीक है। हुआ क्या है कि नीति आयोग ने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की हुई है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि जो इंडिया की महिलाएं हैं उनका जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। तो उस रिपोर्ट का नाम पूछा गया है इसमें, मैंने बताया ना कि कई बार रिपोर्ट का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि वर्ल्ड बैंक ने अगर कोई रिपोर्ट जारी की तो उसका क्या नाम है, IMF ने कोई रिपोर्ट जारी की तो उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से रिपोर्ट का नाम भी पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से की गई। दूसरे तरीके से भी मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन मैं इसी तरीके से फ्रेम करता हूं कि जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगता रहे। हालांकि IBPS हर बार कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए यही सब तरीके हैं जो अपनाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और कुछ नया अगर वो पूछे, कुछ नया अगर वो ट्राई करे, तो उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। रिपोर्ट का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बताया गया है। अब इसमें ये ध्यान रखो कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है ये जान लिया। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि इंडिया में जो महिलाएं हैं उनका जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, ये याद कर लो। ये रिपोर्ट लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो ये लॉन्च की गई है CEO के द्वारा। ठीक है ना, CEO के द्वारा ये लॉन्च की गई, नीति आयोग के CEO के द्वारा, BRB सुब्रमण्यम के द्वारा। अब दूसरा चीज ये भी पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट जैसे लॉन्च की गई इनके द्वारा, पब्लिश किसके द्वारा की गई, पब्लिकेशन किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो ट्रांस यूनियन सिविल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग का जो है ये, और माइक्रोसेप कंसल्टिंग, इन तीनों के द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट तो है अब इसकी रिपोर्ट में क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं, थोड़ा सा ये भी इसमें बताया गया है। तो मैं आइडियली यही बोलूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करना, खुद से एक बार आप लोग पढ़ लेना, तो जो मैं बताऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। बाकी अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो इसकी PDF मैं ऐप में डाल दूंगा, इस क्लास के बाद में ऐप में इसकी PDF में डाल दूंगा। ई बुक वाले सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, रिविजन करना हुआ तो ये एज इट इज जो पढ़ा रहा हूँ एज इट इज वहीं पर डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है इससे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस रिपोर्ट में क्या बात किया गया है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक, ठीक है, दिसंबर 2024 तक 27 मिलियन महिलाएं एक्टिवली अपने क्रेडिट को मॉनिटर कर रही थी, जो कि पिछले साल की तुलना से जो है वो पिछले साल की तुलना से ज्यादा है। ठीक है ना, ठीक है, 42% इंक्रीज है पिछले साल की तुलना से। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद कर लेना। टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। ठीक है, ये भी चीज आप लोग याद कर लेना। टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी हुई है, कितनी बढ़ी हुई है, 19.43%। 2023 में ये 17.89% थी, 2024 में कितना हो गया, 19.43। ठीक, तो ये चीज याद कर लेना, ये डेटा भी याद कर लेना। आगे अगर बढ़ते हैं तो रीजनल ट्रेंड्स की इसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो इसमें यह बताया गया है कि जो नॉन मेट्रो रीजन्स की महिलाएं हैं, जो नॉन मेट्रो रीजन्स की महिलाएं हैं, उन्होंने मेट्रो रीजन की महिलाओं से ज्यादा क्रेडिट ट्रैकिंग की हुई है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। नॉन मेट्रो रीजन महिलाओं की क्रेडिट ट्रैकिंग में 48% की ग्रोथ हुई है, जबकि मेट्रो रीजन की जो महिलाएं हैं उनकी क्रेडिट ट्रैकिंग में 30% की ग्रोथ हुई है। ये भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना, ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पक्का मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट CAGR देखा गया है, ये चीज भी आप लोग याद कर लेना। ये सीक्वेंस वाइज ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें बस यही बोला गया है कि जो बिजनेस लोन का है उसमें 2019 से 14% शेयर बढ़ा हुआ है महिलाओं का। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना। गोल्ड लोन में महिलाओं का शेयर 6% बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद कर लेना। अब ये जो बताया आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी और मध्य राज्यों के जो भी महिलाएं हैं, उत्तरी और मध्य राज्यों में पिछले 5 सालों में सक्रिय महिला उधारकर्ता की संख्या में जो है वो वृद्धि देखी गई है, ये चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आप लोग एज इट इज पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में अपने पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। बैंकिंग मास्टर 4 करके एक बैच है, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो क्लासेस, PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं बैंक एग्जाम को टारगेट करके। ठीक है, पूरा इसमें क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, मंथली बुक मिलता है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट पैटर्न पर है, स्ट्रक्चर्ड और प्रिसाइज लर्निंग है। कोई सा भी आप लोग बैंक एग्जाम दे रहे हैं साल भर में, जितना 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम को टारगेट करके इसमें PO क्लर्क से लेके स्केल 2 स्केल 3 और उसके साथ साथ में जो IDBI का आता है, बैंक ऑफ
महाराष्ट्र का भी आता है, जो SBI क्लर्क वगैरह आता है, ठीक है, सारे एग्जाम को टारगेट करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। वीडियो PDF इसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यूट्यूब पे जो भी सेशंस लेके आ रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और वीडियो कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो PDF कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मंथली बेसिस पर जो है वो PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF आप लोगों को मिलती है। मंथली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो भी न्यूज़ होती है उसकी PDF जो है आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाती है। ऐप में आप लोग जाएंगे तो पेड सेक्शन में आप लोगों को जो है मिल जाएगा। सेम चीज़ साल भर की पूरी PDF इसमें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती है। इसके बाद में हिंदी का अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हिंदी का भी कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। RRBs को ध्यान में रखते हुए रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक के लिए हिंदी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पूरा का पूरा उसका क्लास जो है वो करा दिया गया है। आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस वगैरह तो आप लोगों को खुद से ही करना होगा, बाकी संडे लाइव में जब मैं आता हूँ तो थोड़ा बहुत गाइडेंस आप लोगों को मैं फिलहाल देता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हो गई कोर्स से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपनी विल एक्वायर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 17.8% स्टेक इन जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड फॉर द 104.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, कौन सी कंपनी ने, ठीक है, कौन सी कंपनी ने 104 करोड़ रुपए में जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में भारतीय स्टेट बैंक की 17.8% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जानो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जानो। जो जियो पेमेंट बैंक है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 17.8% की हिस्सेदारी है। इसी 17.8% की हिस्सेदारी को कौन सी कंपनी जो है एक्वायर करने जा रही है, इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जियो पेमेंट्स बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 17.8% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रहा है। यही जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, बस देखो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये रिलायंस ग्रुप का फिनटेक आर्म्स है, और ये जो है रिमेनिंग इसमें बोला गया है। तो रिमेनिंग का क्या मतलब हो जाएगा, रिमेनिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 17.8% स्टेक ही बचा हुआ है। इस चीज को समझना। तो इस 17.8% का जो स्टेक है इसको एक्वायर करने जा रहा है। कितने रुपए में एक्वायर करने जा रहा है, 104.5 करोड़ रुपए में ये एक्वायर करने जा रहा है। ठीक है, इस चीज को समझो आप लोग कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिलायंस ग्रुप की फिनटेक आर्म्स है, यही जो है जियो पेमेंट बैंक में जो SBI का 17.8% का स्टेक बचा हुआ है उसको एक्वायर करने जा रहा है। तो जब जो बचा हुआ स्टेक अगर एक्वायर कर लेगा तो फिर ये इसमें SBI का फिर कोई स्टेक नहीं बचेगा, तो फिर जो है ये इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है ना, 100% का अधिग्रहण इसमें हो जाएगा ना। 100% का जब अधिग्रहण इसमें कर लेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो जो जियो पेमेंट बैंक है इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो अधिग्रहण है ये RBI के अप्रूवल पर अभी पेंडिंग है, उसका अप्रूवल मिल जाएगा तब जाके ये अधिग्रहण होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, विद इन 45 डेज में इसका अधिग्रहण वगैरह कर लेना है, ये भी चीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अभी इंडिया में 5 पेमेंट बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। इन सारे पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सारे पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन है, इनका MD एंड CEO कौन है, ये सब भी आप लोग जान लेना। क्योंकि अभी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का पेपर हुआ था वहाँ पर NIPL का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया गया है। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर हालांकि पिछले 1-2 साल से पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन ये फिर से पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कभी भी कुछ भी IBPS पूछ सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैग लाइन, अगर कोई बैंक ने हाल फिलहाल में ऐप लॉन्च किया हुआ है या कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है तो वो भी आप लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग इस तरीके से आप लोग जो है याद करते रहना। अब थोड़ा सा बात अगर हम लोग कर लें कि पेमेंट बैंक के बारे में, तो पेमेंट बैंक क्या करती है कि मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपए तक का, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पेमेंट बैंक। ये भी आप लोग याद कर लेना, पेमेंट बैंक मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। ये कस्टमर डिपॉजिट के लिए पासबुक वगैरह इशू नहीं करते हैं, ये भी आप लोग जान लेना। ठीक है, पासबुक वगैरह ये अपने कस्टमर्स के लिए नहीं इशू करते हैं, ये आप लोग जान लेना। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग जान लेना। ये लोन वगैरह भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये लोन वगैरह भी नहीं दे सकते हैं, ये भी आप लोग जान लेना। लोन नहीं देते हैं ये पेमेंट बैंक जो होते हैं, ये लोन नहीं देते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते हैं। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये रिटर्न में भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन बन के आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना के इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्या ये पेमेंट बैंक जो होती हैं वो लोन दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। जियो पेमेंट बैंक ऑपरेशनल कब हुआ था ये बता दिया गया है, कितने का ऐसा अकाउंट है इसमें ये बता दिया गया है। यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा जो है खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी
ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2025, Life Insurance Corporation of India has been recognized as the world's third strongest insurance brand. What is its brand strength index score? 2025 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को दुनिया के तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये ध्यान रखो कि ये इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इस तरीके से कर रहा हूं कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रहा हूं, कुछ एक चीजें आप लोगों से पूछ ले रहा हूं। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है ये जानो पहले आप लोग। इन्फॉर्मेशन ये, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, तो मुरारी बापू की कथा की तरीके से नहीं सुनना है, ध्यान लगा के हर एक लाइन को ध्यान से सुनते रहना है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट आई थी 2025 के लिए, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो LIC है उसको दुनिया का तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड दिया गया है, कंसीडर किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट्स फॉर 2025 के हिसाब से LIC को दुनिया का कौन से नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, तब जाके आंसर होगा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये समझ में आ गया। अब पूछा क्या गया है, इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, ठीक है ना, इसका स्कोर क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 87.9%, ठीक है, 87.9% ये जो है इसका ये हो जाएगा। कुछ एक बातें मैं आप लोगों को और बता देता हूं। यहाँ पे LIC दुनिया की तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के टर्म में LIC जो है वो ग्लोबली 12th नंबर पर, 12वें नंबर पर है। ब्रांड फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रांड फाइनेंस हर साल अपना इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। SBI इस लिस्ट में, SBI की अगर हम लोग बात करें तो SBI इस लिस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की कैटेगरी में जो है वो 76वें नंबर पर है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि SBI की बात हो रही है। LIC और SBI लाइफ की कलेक्टिव ब्रांड वैल्यू में 35% का ईयर ऑन ईयर जो है वो इजाफा हुआ है। ये भी आप लोग याद रख लेना, ये भी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। ये रिपोर्ट आई है इसमें ये भी बताया गया है कि टॉप 100 इंश्योरेंस ब्रांड को टॉप 100 इंश्योरेंस ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू में 9% का इजाफा हुआ, ये भी इसमें बताया गया। तो कुछ एक एडिशनल पॉइंट ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है इसमें। इन मार्च 2025 व्हिच रेगुलेटरी बॉडी रिलीज्ड द एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023 to 2024 प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ वेरियस इंश्योरर्स, ठीक है। मार्च 2025 में किस नियामक निकाय ने भारतीय बीमा सांख्यिकी 2023-24 पर पुस्तिका शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो कि विभिन्न बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि दावा निपटान अनुपात के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लेम सेटलमेंट और इंश्योरेंस की बात हो रही तो आप तो समझ ही गए हो कि यार आंसर तो इसका IRDAI ही होगा, ठीक है ना। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर C IRDAI ही होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये रिपोर्ट का नाम याद रख लेना, किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है ना, ये किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है और किसने जारी किया गया ये बता दिया गया। अभी जो रिपोर्ट आई हुई है इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के इंश्योरर्स हैं इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ये चीज आप लोग याद रखना। क्या बताया गया देखो, अभी थोड़ा सा क्लास को पॉज कर लो, एक बार खुद से पढ़ लो, चीजों को मैं एलिब्रेट कर दे रहा हूँ, यहीं पे याद हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों के लिए रहेगा नहीं। IRDAI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, एनुअल रिपोर्ट होती है, ये एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम ये है, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रोवाइड क्या करती है, तो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। जो वेरियस इंश्योरर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो इंश्योरर्स हैं, उनका क्लेम सेटल रेशियो के बारे में इनसाइट्स जो है इस रिपोर्ट में जो है प्रोवाइड की जाती है। ये चीज आप लोग जो है
याद कर लेना, मतलब समझ लेना, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझना। अगला पॉइंट क्या किया गया, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बताया गया, ठीक ना भाई। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता क्या है, पढ़ लोगे तो समझ में आ ही जाएगा, इसमें लिखा है इजिली, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के भीतर टोटल सेटल किए गए क्लेम का परसेंटेज होता है, बस इतना इसमें लिखा गया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज ए सिग्निफिकेंट मैट्रिक यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इंश्योरर्स, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात होगी, जनरल। इसमें बोला गया है कि इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल क्लेम सेटल्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो यही होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो आपको बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसको बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई हम लोग करेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट अमाउंट, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। तो पॉलिसीज वाला पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज का मतलब हो जाएगा कि किसी भी इंश्योरर द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बेची गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का परसेंटेज जिसको कि सक्सेसफुली सेटल किया जा चुका है, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट अमाउंट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंश्योरर द्वारा टोटल कितना क्लेम पे किया गया विद इन दी पॉलिसी टेन्योर, पॉलिसी टेन्योर के भीतर में कितना क्लेम पे किया गया, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। एक बार क्लास को पॉज करके ये दोनों लाइनें थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें भी कुछ समझाने जैसा बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी एक बार आप लोग पूरा पढ़ो, पूरा इस रिपोर्ट की क्या इंसाइट्स हैं, पूरा चीज़ें इसमें बताई गई, एक बार खुद से पढ़ो। मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन खुद से पढ़ लो तो याद हो जाएंगी यहीं पे, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है प्राइवेट इंश्योरर, ठीक है, प्राइवेट इंश्योरर एंड लाइफ LICs, ठीक है, समझो आप लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट इंश्योरर्स और LIC, ठीक है, इन दोनों का ओवरऑल CSR जो है वो ओवरऑल CSR फॉर डेथ, CSR फॉर इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट इंश्योरर और LIC दोनों का ओवरऑल CSR फॉर इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स विद इन 30 डेज ये कितना रहा, तो ये रहा 96.82%, ठीक है ना। ये चीज पहली चीज इसमें बताई गई है। दूसरा चीज इसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स हैं, प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स का इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट विद इन 30 डेज का CSR जो है वो 99% रहा, ठीक है, विद इन 30 डेज, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगर टॉप लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, अब ये देखो टॉप लाइफ इंश्योरेंस बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज की यहाँ पे बात की जाएगी, तो ये पढ़ लो आप लोग, इसको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम लोग टॉप लाइफ इंश्योरेंस बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात करें तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरर है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसीज सेटल्ड इन विद इन 30 डेज, ठीक है। और इसका जो CSR का अगर हम लोग बात करेंगे तो 19.79 है, ठीक है। और इसने टोटल 15,669, 15,000 नहीं 19,000, 19,500 669 नहीं सॉरी 19,569 पॉलिसीज को जो है वो इसने सेटल किया हुआ है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसमें ये बोला गया है, इसमें जिक्र किसका किया गया है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नंबर उसके बाद में आता है, इसका CSR जो है वो 19.97 रहा और इसने टोटल 19,333 पॉलिसीज को विद इन 30 डेज में जो है वो किया हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ एक नॉर्मल सा डाटा है, इसको आप लोग पढ़ लो। अब ये इसमें समझाने जैसा कुछ तो नहीं है, ठीक है ना, खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा, अननेसेसरी टाइम नहीं कंज्यूम करने की जरूरत है, खुद से पढ़ लो एक बार आप लोग, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। खुद से पढ़ो आप लोग, मैं थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ, खुद से एक बार आप लोग पढ़ लो। अगली स्लाइड पे चलो, इसको भी आप लोगों को पढ़ना। इंश्योरर विद 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसमें कुछ ऐसे इंश्योरर का बात किया गया है जिनका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब पढ़ाने की तो जरूरत है नहीं, इसको तो पढ़ लो, याद कर लो, बस इतना ही काम है इसमें अननेसेसरी टाइम क्या ही कंज्यूम करना, ठीक है ना। इसका भी आप लोग पढ़ लो, इसमें भी टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप लोग पढ़ लो, ये भी सब सारी चीज़ें पढ़नी ही हैं, ठीक है। ये चीज़ भी पढ़ना है, PDF में मैं दे दूंगा आप लोगों को, PDF में मैं सारी चीज़ें दे दूंगा, सारी चीज़ें मैं PDF में इसका ई-बुक में डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। एक चीज़ आप लोग ये देख लेना कि ये जो रिपोर्ट आई हुई है इसमें सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो है जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये नहीं किया गया है क्योंकि
इसको मतलब जान ही रहे हो ना कि इसका हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा था और ये शायद भी कुक गई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका जिक्र नहीं किया गया। बाकी ये सारे के सारे डेटा हैं, स्टैट्स पूछे जा रहे हैं, तो ये खुद पढ़ना पड़ेगा आपको, खुद पढ़ के इसमें याद कर लो, नोट्स अपने बना लो, काम आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया इसमें। Which country emerged as the leading source of the foreign direct investment into Dubai in 2024, surpassing the United States, France and United Kingdom? कौन सा देश, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा देश 2024 में दुबई में एफडीआई का अग्रणी स्रोत बनकर उभरा, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा देश दुबई में 2024 में सबसे ज्यादा एफडीआई किया है। आसान भाषा में क्वेश्चन का मतलब समझें तो ये पूछा गया है कि कौन सा देश 2024 में दुबई में सबसे ज्यादा एफडीआई किया है, ये पूछा गया है। और बताया क्या गया है, बताया ये गया है कि यूएसए, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया है। तो इस चीज को समझना, आंसर इसका होगा इंडिया, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका इंडिया, ठीक है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डेटा के अनुसार 2024 में इंडिया ने दुबई में सबसे ज़्यादा एफडीआई किया हुआ है। दुबई में 2024 में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला देश बन गया है इंडिया। इंडिया ने दुबई में 2024 में 3.018 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि 2023 में केवल 589 मिलियन यूएसडी का ही इन्वेस्टमेंट किया गया था। 2023 की तुलना में 2024 में लगभग 5 गुना 5 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, इंडिया के द्वारा दुबई में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, समझना आप लोग इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। which two organization have launched nationwide campaigns to boost financial literacy programs in India? भारत में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किन दो संगठनों ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किए हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये मार्च का पढ़ रहे हैं तो हम लोग मार्च में ही शुरू किया होगा। कौन से दो संगठन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आरबीआई ने और एनसीएफई ने, आरबीआई ने और एनसीएफई ने, एनसीएफई का मतलब हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है ना। एनसीएफई ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसने और आरबीआई ने ज्वाइंटली एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। क्यों लॉन्च किया हुआ है? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब इसके तहत में क्या होगा, पहली चीज तो आप लोग इसको यहीं पे पढ़ लेना खुद से, फिर मैं आसान कर रहा हूँ। पहले एक बार खुद से पढ़ना जरूरी होता है, तभी जाके याद हो जाता है आसानी से, अदरवाइज थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है ना। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके तहत में क्या होगा, इसके तहत में बेसिकली होगा क्या कि लीड बैंक जो है वो डिफरेंट टारगेट ग्रुप के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। लीड बैंक जो हैं वो डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट ग्रुप को टारगेट करके एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर को जो है सेटअप करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स को स्टेब्लिश करेंगे और क्या करेंगे, इसके साथ साथ में स्पेशल कैंप वगैरह भी लगाएंगे, ठीक है। बैंकें जो है रेगुलर बेसिस पर इस कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगी, ये चीज हो जाएंगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आरबीआई कहता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। आरबीआई कहता है कैंपेन के जरिए सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस को जो है, सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस को डिफरेंट मल्टीमीडिया और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आरबीआई फेम बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। समझो आप लोग इस चीज को, आप लोग समझो क्या बोला गया है। इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टॉपिक पर फिनेंशियल अवेयरनेस को इन्हेंस करने के लिए आरबीआई फेम बुकलेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और इसके माध्यम से अवेयरनेस वगैरह फैलाई जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, ये पॉइंट पढ़ लेना। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को एनसीएफई के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के तहत में 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा
18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है ये एनसीएफई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, तो ये चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which NBFC has been fined for rupees 3.1 lakh by RBI for violating specific provisions related to the systematically important non-deposit and deposit taking companies। ठीक है, क्या बोला गया है, किस एनबीएफसी पर आरबीआई ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनियों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भी किसी एनबीएफसी पर 3.1 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया गया है। कौन सी वो एनबीएफसी है इसमें पूछा गया है, और क्यों जुर्माना लगाया गया है, रीजन क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बस इतना ही इसमें पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाबार्ड हैड साइंड एन एमओयू विद व्हिच बैंक टू प्रमोट and finance 2000 joint liability groups across जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2000 ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। ठीक है, सही उत्तर जो हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ में जो एमओयू साइन किया हुआ है उससे क्या करेगा कि 2000 जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाबार्ड जो है वो प्रत्येक ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को 4000 रुपये का प्रमोशनल ग्रांट सपोर्ट भी देगा। ये भी जानना जरूरी है, ये 4000 रुपये भी आप लोग याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 टू द आरबीआई फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव प्रवाह एंड सारथी। ठीक है, किस संगठन ने डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के सफल कार्यान्वयन के लिए आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सम्मानित किया है। अभी क्या हुआ है कि आरबीआई का 2 डिजिटल इनिशिएटिव है, एक है प्रवाह, दूसरा है सारथी। तो इन्हीं 2 डिजिटल इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के कारण आरबीआई को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है, यही इसमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, लंदन यूके बेस्ड है ये, इसी ने आरबीआई को ये सम्मान दिया हुआ है। आरबीआई को लंदन यूके बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है दिया गया है। क्यों दिया गया है? प्रवाह और सारथी के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के कारण। आगे बढ़ते हैं। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर ए स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप टू इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर मिडिल एंड लो इनकम borrowers particularly in rural and semi urban regions। पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सह उधार साझेदारी के तहत किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के साथ में साझेदारी की है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया ना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लैंग्वेज लिख दी गई, तो समझा दे रहा हूँ कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसने भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में साझेदारी किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? को लेंडिंग पार्टनरशिप बेसिकली है। को लेंडिंग मतलब मिल के लोन देंगे। ये बैंक और एनबीएफसी ज़्यादातर को लेंडिंग करती हैं। अब को लेंडिंग जो दिया जाएगा, जो लोन दिया जाएगा, जो को लेंडिंग पार्टनरशिप की गई, उसमें मेन टारगेट क्या रहेगा? रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स रहेंगे, और उसमें भी मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप के जो बारोवर्स रहेंगे, ठीक है ना, उनको इसमें टारगेट किया जाएगा। तो बैंक कौन सी है? पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। आरबीआई हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद व्हिच सेंट्रल बैंक टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने हाल ही में सीमा पार लेन देन के लिए स्थायी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसमें पूछा गया है बैंक ऑफ मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने भी हाल ही में एक एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए लोकल करेंसीज को प्रमोट किया जा सके। लोकल करेंसी यानी कि इंडिया की लोकल करेंसी आईएनआर, इंडियन रुपीज, और मॉरिशस की लोकल करेंसी मॉरिशन रुपीज, इन दोनों करेंसीज में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाने के लिए आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने एक एमओयू साइन किया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटीज एंड
Exchange Board of India has partnered with which digital platform to address the issue of unclaimed assets in the securities market? क्वेश्चन अच्छा है, सेबी सर्कुलर है, ठीक है, समझो आप लोग इसको अच्छे से। क्या बोला गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजारों में लावारी एक सेकंड आप लोग, हाँ, बाजारों में लावारिस संपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है? ठीक है, क्या हुआ है इसमें? सेबी ने किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में भी साझेदारी की हुई है, जिससे कि इंडिया की जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें जो अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इशू है उसको एड्रेस किया जा सके, उसको सुलझाया जा सके। तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ सेबी ने जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है ऐसे इश्यूज को सुलझाने के लिए? तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है डिजी लॉकर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डिजी लॉकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया। अब सर्कुलर का नाम क्या है? यही सर्कुलर का नाम है। इस नाम से सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जिससे कि जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब इसके क्या क्या की हाईलाइट्स हैं ये आप लोग जान लो, ये आप लोग पढ़ लो, खुद से एक बार पढ़ो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, खुद से आप लोग पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। डिजी लॉकर यूज़र अब अपने शेयर होल्डिंग्स को, म्यूचुअल फंड्स को, इन सब का जो डेटा है उसको इजीली डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है। ये चीज़ आप लोग याद कर लो, देख पाएंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आप लोग इसमें दे दी गई है। डिजी लॉकर ऐप का उपयोग करके यूज़र जो है वो डेटा एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। डेटा एक्सेस करने के साथ साथ में अपने नॉमिनीज वगैरह को भी जो है वो मतलब इसमें अपॉइंट कर सकते हैं। अगला जो बोला गया है ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन टू नॉमिनीज, इसमें क्या बोला गया है? डिजी लॉकर जो है अब ऑटोमेटिकली डेटा एक्सेस नॉमिनीज को नोटिफिकेशन वगैरह भी सेंड कर देगा। डेटा एक्सेस के लिए जो नॉमिनी अपॉइंट करेंगे डेटा एक्सेस करने के लिए, डिजी लॉकर जो है वो उसको जो है ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लो, जो जितना ज़्यादा जरूरी था वो आपको बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? NPCI International Payments Limited (NIPL) has partnered with which company to expand UPI acceptance across Singapore? NPCI International Payments Limited ने सिंगापुर में UPI की स्वीकृति का विस्तार करने के लिए, ठीक है, किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ये जो NIPL है ये NPCI की इंटरनेशनल आर्म्स है, ये ध्यान रखना। तो इसी NIPL का इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है अभी जो है CBI का जो क्रेडिट ऑफिसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका भैया एस्टेब्लिशमेंट ईयर मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट कर प्लीज़ बता दीजिए, तो थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा और आप लोगों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जान लो। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि NIPL ने अभी पार्टनरशिप किया हुआ है किसी एक कंपनी के साथ में, जिससे कि सिंगापुर भर में UPI एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दिया जा सके। सही आंसर इसका हिट पे हो जाएगा बस। ठीक है, सही आंसर इसका हिट पे हो जाएगा। NPCI ने हिट पे के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि UPI ट्रांजेक्शन को सिंगापुर में बढ़ावा दिया जा सके। हिट पे की अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जो कि QR बेस्ड UPI फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है। 12,000 से ज़्यादा इसके पास में मर्चेंट है। कुछ एक डिटेल्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ये देख लो, पढ़ लो आप लोग, ये पॉइंट जरूर पढ़ लो। UPI अभी सिंगापुर, मालदीव्स, कतर, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, UAE और कनाडा में फंक्शनल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लो बस, इसमें और कुछ है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी न्यू मेंबर हैव बीन अपॉइंटेड बाय द IRDAI टू द रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 न्यू मेंबर्स। ठीक है, 5 न्यू मेंबर्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। IRDAI की जो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी है उसमें अभी 5 और नए मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया है। कितने नए मेंबर को और अपॉइंट कर दिया गया ये इसमें पूछा था, तो 5 और नए मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया है IRDAI के द्वारा इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा? जब नए मेंबर आ जाएंगे तो जो रेगुलेटरी डिसीजंस वगैरह हैं वो और अच्छे तरीके से लिए जा सकेंगे और अच्छी मतलब कि उसमें और थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे और अच्छे डिसीजंस लिए जा सकेंगे, अच्छे ज़्यादा उसमें कई सारे लोग जब मिल के डिसीजंस लेंगे तो ओपिनियन लोगों के बहुत सारे जब आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी इम्पैक्टफुल डिसीजन वो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 न्यू मेंबर्स अपॉइंटेड टू द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। अब कौन कौन से सेक्शन के तहत में किया गया है ये जान लो। 5 नए मेंबर कौन से अपॉइंट किए गए हैं ये भी जानना जरूरी है। 5 नए मेंबर कौन से अपॉइंट किए गए हैं ये जानना जरूरी है। कौन कौन से नए मेंबर हैं? MR कुमार, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ LIC, दिनेश कुमार खारा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI,
विशाखा मूल्य CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, नीलेश शाह MD कोटक। ठीक है, पढ़ लो आप लोग इसको। ये 5 नए मेंबर हैं। ठीक है, IAC जो है वो 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी IRDA एक्ट के तहत में। रोल ऑफ IAC क्या है इसको भी पढ़ लो, इसको भी आप लोग पढ़ लो। IAC का क्या रोल है ये पढ़ लो। ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रखना कि IAC में मैक्सिमम 25 मेंबर ही हो सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिसमें कि एक्सक्लूडिंग IRDA चेयरपर्सन एंड एक्स ऑफिसो मेंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब ये जो कमेटी है, ठीक है, विद इन 3 मंथ में इसको रिपोर्ट देनी है किसको, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस को, फाइनेंशियल सर्विसेज को। ठीक, अब इस रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट देगी, इसमें ये भी रिकमेंडेशन देगी अपने कि कंपोजिट लाइसेंस के बारे में, कंपोजिट लाइसेंस फॉर इंश्योरेंस के बारे में भी अपनी रिकमेंडेशन देगी, और एफडीआई लिमिट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में वो 100% किया जाना है, तो इसके बारे में भी ये कमेटी जो है अपने रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 36.28 लाख ऑन सिटी बैंक NA एंड ए पेनल्टी ऑफ 36 लाख ऑन IDBI बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स रेगुलेटरी डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस पेनल्टी। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आरबीआई ने अपने विनियामक निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण सिटी बैंक NA पे 36.2 लाख रुपए का और IDBI बैंक पर 36.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सिटी बैंक NA पे 36.28 लाख और IDBI बैंक पर 36.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने के पीछे का रीजन क्या है, इस जुर्माने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये बता दिया कि आरबीआई ने सिटी बैंक NA पे 36.28 लाख का पेनल्टी लगाया, IDBI बैंक पर 36.30 लाख की पेनल्टी लगाई। रीजन क्या है ये इसमें पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजन सिर्फ पढ़ लो आप लोग। सिटी बैंक पे जो लगाया गया हुआ है, LRS के तहत जो दिशा निर्देश था उसका पालन नहीं कर रहा था, उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी ट्रांजैक्शंस के। LRS के तहत में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसका जो रिपोर्टिंग करना था उसमें कॉन्ट्रोवेंशन आ रहा था, उसमें विरोधाभास था, इस वजह से लगाया गया है। और IDBI पे जो लगाया गया था, कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस वाइल प्रोसेसिंग द इनवर्ड रेमिटेंस के कारण इस पर यह लगाया गया था। तो रीजन भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैज अनाउंस्ड एन अपडेट to the classification criteria of MSME which will come into effect from 1st of April 2025. ठीक है, what does this update specifically change। ठीक है, देखो आइडियल कंडीशन में तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, इसमें कुछ था ही नहीं, एक लाइन में फ्रेम करके आप लोगों से पूछ लेता, आप लोग आंसर बता देते, खत्म हो गई थी कहानी। लेकिन इस क्वेश्चन में माथा पच्ची कर दी गई है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। जो लोग तो आइडियली पढ़ रहे होंगे, सही से समझ रहे होंगे, उनको तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नहीं रेगुलर रहते होंगे, हम मतलब इतना बारीकी से नहीं पढ़ते होंगे, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, और ये मैंने इसलिए किया है ना कि लास्ट ईयर जब मैं स्केल 3 का एग्जाम दे रहा था तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, उसको बहुत आसानी से पूछा जा सकता था। भाई आप ना सीधे सीधे पूछो ना भाई कि राजा दशरथ के बेटे का नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या राम ही बता दोगे ज्यादातर। अब ये पूछ रहे हो भाई कि जनक जी के दामाद का नाम क्या है, तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। आंसर राम ही है, आंसर इसका राम ही है, लेकिन घुमा दिया गया। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा सा चेंज की गई है। हालांकि कुछ बहुत रॉकेट साइंस जैसा मैंने नहीं किया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूं। और ये क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया है जिससे कि आपको पता चले कि IBPS किस तरीके से शब्दों के साथ खेल के आसान क्वेश्चन को भी कठिन बना देता है। सॉरी हुआ क्या है इसमें, कहानी समझो आप लोग। अभी जो MSMEs की डेफिनेशन होती है ना, उसको चेंज कर दिया गया है, और वो जो चेंज किया गया है वो प्रभावी 1 अप्रैल 2025 से हो गया। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दी गई है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दी गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग डेट याद रखना कि जो MSME की डेफिनेशन चेंज की गई वो कब से प्रभावी हुई, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई। अब इसमें ये पूछ लिया गया कि जो MSME की डेफिनेशन में चेंज किया गया है, चेंज किया क्या गया है, क्या चेंज हुआ है, ये पूछ लिया गया है। अब सारे के सारे ऑप्शन पढ़ो आप लोग, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए हैं।
रिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कैटेगरी ऑफ एमएसएमई फॉर स्टार्टअप। तीसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एमएसएमईज। चौथा है रिमूवल ऑफ टर्नओवर बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉर एमएसएमईज। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है भाई इसमें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, यही इसका क्वेश्चन है भाई। एमएसएमई की जो डेफिनेशन होती है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, कुछ टर्नओवर लिमिट होती है। इसी इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट, इसी लिमिट के हिसाब से ही एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है, मीडियम माइक्रो स्मॉल जो भी होता है, ठीक है ना। तो उसी को रिवाइज कर दिया गया है, जिसकी लिमिट 1 करोड़ थी 5, अभी बताऊंगा आगे, वो भी मैं बताऊंगा, उसी चीज को रिवाइज कर दिया गया है। तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था भाई मेरे, कि माइक्रो के लिए क्या लिमिट रही टर्नओवर की, क्या लिमिट रही इन्वेस्टमेंट के लिए, स्मॉल के लिए क्या लिमिट रही, ये भी बन सकती थी। लेकिन वो ना पूछ के ये पूछ लिया गया कि बदलाव क्या किया गया, चेंजेस किए किसमें गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। बहुत ही मतलब था क्वेश्चन, टफ नहीं है, शब्दों से थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की गई है। और इसी तरीके से आईबीपीएस भी करता है, इसी तरीके से आईबीपीएस भी करता है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला गया है इसमें, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ने भी एमएसएमई की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, ठीक है। और जो चेंज किया गया है, इसने 2020 में जो क्लासिफिकेशन था उसको रिवाइज किया गया है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के जरिए, ठीक है। और ये जो रिवीजन किया गया है, जब फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2025-26 पेश कर रही थी, तो उसी स्पीच के दौरान जो है इन्होंने जो है ये रिवीजन अनाउंस किया हुआ था, ठीक है। तो वही अब जाके इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग देख लेना। बजट अनाउंसमेंट के दौरान इस रिवीजन को अनाउंस किया गया था। बजट में और क्या क्या चेंजेस किए गए, मतलब बजट में और क्या क्या जरूरी बातें बताई गई हैं और क्या क्या जरूरी अनाउंसमेंट किया गया है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्रेडिट गारंटी कवर की अगर हम लोग बात करें, तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी कवर जो है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहला ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 10 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस को कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक की लिमिट के साथ में, 5 लाख रुपए तक की लिमिट के साथ में दिया जाएगा। ये चीज भी आप लोग याद कर लेना। अगला क्या किया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी पढ़ लो आप लोग, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यू फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के न्यू फंड ऑफ फंड्स को सेटअप करने की भी घोषणा की गई है बजट के दौरान। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, जो इस क्वेश्चन का एमएसएमई का डेफिनेशन था भाई मेरे, बस इतना सा है। यही स्लाइड पढ़ लो, एक बार खुद से पढ़ लो, तब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी स्क्रीन साफ सुथरी है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, बस इतना सा कहानी है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के अननेसेसरी लंबा कर दिया गया था। देखो, जो एमएसएमई की डेफिनेशन होती है ना, उसमें इंटरप्राइजेस के 3 टाइप हो रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। 3 टाइप होते हैं। और एमएसएमई को जो क्लासीफाई किया जाता है इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से और टर्नओवर लिमिट के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यही चेंज किया गया है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होता है उसकी टर्नओवर लिमिट पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया, यही चेंजेस किया गया। डायरेक्ट पूछ लेता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज की टर्नओवर लिमिट कितनी की गई है, 10 करोड़ कर दी गई है ना भाई, बात खत्म होती है। पहले 5 करोड़ था, या यही पूछ लेता कि पहले क्या थी, तो 5 करोड़ होता। लेकिन उसमें यह पूछा गया कि चेंजेस किसमें किए गए हैं। तो क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ जा पाओगे या रट्टा मार के सिर्फ यही चले गए, 1 करोड़ को 2.5 करोड़ कर दिया गया, 5 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया, 10 को 25 कर दिया गया, 50 को 100 कर दिया गया, तब भी नहीं समझ पाओगे आप लोग। तो इसीलिए आंख, कान, नाक, गला, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, लीवर, जो भी है सब कुछ खोल के समझना होता है। रट्टा मारने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट टाइप से हो रही है, ऐसा ना हो कि पढ़ा हुआ चीजें आप लोगों को आ जाए एग्जाम में और कर ही ना पाओ आप लोग, ठीक है ना। बात हो गई माइक्रो एंटरप्राइजेस की। स्मॉल एंटरप्राइजेस की हम लोग बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले 10 करोड़ रुपए की थी, उसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो टर्नओवर लिमिट थी पहले 50 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले 50 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेस की जो टर्नओवर लिमिट थी पहले 250 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। तो पुराना क्या था, नया क्या है, दोनों याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं टर्नओवर का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों का पुराना और नया लिमिट याद रखना। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना आप लोग, इसको गलत मत कर लेना भाई मेरे।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक हैव विटनेस्ड ए 32.7% increase in dividend payout in 2024, reaching 27,830 crores. What was the dividend payout amount in financial year 23? 24 का दिया गया है, 23 का पूछा गया है। इसमें भारत सरकार के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में लाभांश भुगतान में 32.7% की वृद्धि देखी हुई है, जो कि बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये बताया गया है वित्त वर्ष 2024 का। पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में लाभांश भुगतान कितनी थी, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहले इसका आंसर जान लो। इसका जो आंसर हो जाएगा 20,964। वित्त वर्ष 2024 में लाभांश भुगतान 20,964 करोड़ रुपए था। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा भाई। पढ़ो आप लोग इसको, क्लास को पॉज करो, पढ़ो आप लोगों को। इसकी पीडीएफ भी मैं ऐप में दे दूंगा, पढ़ो आप लोग, खुद से पढ़ो भाई मेरे तो, क्योंकि डेटा है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। खुद ही पढ़ना है, खुद ही नोट करना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, समझो आप लोग। ठीक है ना, क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पीएसबीज द्वारा डिविडेंड का भुगतान जो है 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रख लो। ठीक है, शेयर, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पीएसबीज द्वारा 27,830 करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये लाभांश 20,964 करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यानी कि 20,964 से 27,830 होने में 32.7% की ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, टोटल जो 27,830 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया गया है, जो लाभांश दिया गया है, इसमें से 65% यानी कि 18,013 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट को पेड कर दिया गया है, जो कि उनकी शेयर होल्डिंग्स हुआ करती थी कंपनीज में। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना। 23-24 के दौरान गवर्नमेंट ने 13,804 करोड़ रुपए एज ए डिविडेंड के रूप में हासिल किया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई के साथ में। ये चीज आप लोग याद कर लेना। अगला पॉइंट एक बार भाई खुद से पढ़ो आप लोग, इसको खुद से पढ़ो, इसको खुद से पढ़ो आप लोग। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग याद करो। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद करो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया, जो कि कितना रहा 1.41 लाख। ठीक है ना, 23-24 के दौरान, 2023-24 के दौरान सभी 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों के द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा एग्रीगेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1.41 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 22-23 के दौरान ये 1.05 लाख करोड़ रुपए था। और करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी वर्तमान का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके 9 महीनों के दौरान ये 1.29 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद कर लो। और ये जो टोटल 1.41 लाख है, यानी कि 1,41,203 करोड़ रुपए है। ठीक है ना, इतने का जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 2024 में, इसमें से एसबीआई अकेले ने 40% दिया हुआ है भाई। मतलब ये जो ये 1,41,203 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसका 40% अकेले एसबीआई ने दिया हुआ है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग पढ़ो। ये सारे के सारे डेटा जो हैं, ये आप लोगों को खुद से पढ़ने पड़ेंगे। इसको भी पढ़ो आप लोग, इसको भी पढ़ो आप लोग। इसमें क्या बोला गया है, परसेंटेज टर्म की बात की गई है। अगर परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो पीएनबी का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा, पंजाब नेशनल बैंक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा, 228% का ग्रोथ रहा, यानी कि 8,245 करोड़ रुपए का। उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया, 62% इसका राइज रहा, 13,600 समथिंग करोड़ रुपए का, 13,649 करोड़ रुपए का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 61% ग्रोथ रहा, 2,549 करोड़ रुपए का टोटल। ठीक है ना, ध्यान रखना ये परसेंटेज के टर्म में बात हो रही, इस अमाउंट पे मत जाना। परसेंटेज 228%
बढ़ा हुआ है पीएनबी, अब अमाउंट छोड़ दो क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से पहले नंबर पर पीएनबी, उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 62% के साथ में, उसके बाद तीसरे नंबर पर 61% के साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहा है, ठीक है ना। ये परसेंटेज के टर्म में हुआ है। प्रॉफिट के टर्म में बात करें तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। खुद से एक बार इसको पढ़ो आप लोग, सारा का सारा डेटा मैं दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ में, वहां पे एक बार आप लोग देख लेना। और रिवीजन पीडीएफ भी मैं ऐप पे अपलोड करता हूँ, अगर आप लोग देखोगे ना तो ई बुक में जाके देखोगे तो सारा का सारा रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी रहती है, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा, सब कुछ आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टू ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनर टू लॉन्च स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग यूथ इंक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू परस्यू कैरियर्स इन इंडियाज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। किन दो संगठनों ने भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए कम आय वाले परिवारों की महिलाओं सहित युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की, इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एनएसडीसी एंड पेपाल, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एनएसडीसी एंड पेपाल। एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पेपाल के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि एक स्किल्ड फोकस डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा सके, जिससे कि जो यूथ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बीएफएसआई सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए उनकी हेल्प की जा सके, उनको जॉब रेडी स्किल्स जो है वो सिखाया जा सके। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके प्रोवाइड किए जाएंगे, 420 से लेकर 480 घंटे का ट्रेनिंग ड्यूरेशन वगैरह रहेगा। जो भी कैटेगरी वो लोग चूज कर लेंगे उसी कैटेगरीज में उनको जॉब वगैरह दिला दी जाएगी। डोमेन मतलब कैटेगरी इन द सेंस डोमेन, ठीक है ना। बैंक अश्योरेंस, रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस, इन फाइनेंशियल, सेल्स, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, ये सब डोमेन्स हैं। इसी डोमेन्स में अगर जो कोई चूज करता है, कोई महिला उद्यमी या कोई यूथ, तो उसी को उस पर्टिकुलर को जो भी डोमेन चूज किया रहेगा उस डोमेन में ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनको जॉब रेडी जो है बना दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के बहुत सारे जिलों में इंप्लीमेंट किया जाना है। इनिशियली भी चेन्नई, पटना, हैदराबाद, सूरत, इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई और रांची में ये स्टार्ट किया जा चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैड साइंड ए 150 मिलियन USD loan agreement with which Indian NBFC to enhance credit access for MSME, especially women-led businesses and EV and low emission commercial vehicles, ठीक है। क्या बोला गया है, एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने MSMEs विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम उत्सर्जन वाले वाणिज्यिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए किस भारतीय एनबीएफसी के साथ में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अमाउंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। एडीबी है, एडीबी ने किसी इंडियन एमएसएमईज के साथ में 150 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली बिजनेसेस हैं, जिसको कि महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो एमएसएमईज है जिसको कि महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है, या फिर वो सारी एमएसएमईज जो लो इमिशन कॉमर्शियल व्हीकल्स बना रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। तो कौन सी वो एनबीएफसी है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। बस इतना ही हो जाएगा, ये सारा का सारा पॉइंट पढ़ लो, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये अमाउंट आप लोग याद कर लेना, ये अमाउंट याद कर लेना है। इसमें जीका के द्वारा भी दिया जा रहा है और 500 मिलियन एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक के भी द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो आप लोग, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा डेटा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ 75 लाख ऑन एचडीएफसी बैंक, 68.20 लाख ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक एंड 10 लाख ऑन केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट। व्हाट वेयर द रीजन ऑफ दिस पेनल्टीज। पेनल्टी पे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जा रहे हैं। इस पूरी क्लास में मैंने लगभग 3 क्वेश्चन पेनल्टी का करा दिया है। क्वेश्चन में पेनल्टी बता दी गई है कि कौन कौन सी बैंक पर कितनी कितनी पेनल्टी लगाई गई है, उसका रीजन क्या है, किस रीजन से पेनल्टी लगाई गई है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। अब इसमें क्या लिखा गया, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स के कारण, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है सेंट्रल रिपोजिटरी एंड बीएसबीडीए डायरेक्शन का पालन नहीं करने के कारण, ठीक है। उसके बाद में केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है डिविडेंड डिक्लेरेशन नॉर्म्स का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे पेनल्टी का ये रीजन है, ठीक। तो बस इतनी सी बात थी। क्लास आज की हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मार्च 2025 के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उसको मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पीडीएफ एज इट इज जैसे मैंने जो पढ़ाया है ये पीपीटी में आपको ऐप में अपलोड कर दूंगा। ई बुक वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा, अभी मैंने बताया आप लोगों से, वहाँ पे जाके आप लोग इसको
देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप लोग देखिए, कोर्सेज वगैरह अगर आप लोगों को परचेज करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए।